भारत की मोदी सरकार ईरान के साथ है या फिर ईरान के खिलाफ? तो आइए अब इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। ये वो सवाल है जो आज भारत के रवैये को लेकर सारी दुनिया पूछ रही है। देखिए, अब तक का इतिहास देखें तो भारत वो देश है जो इजराइल और ईरान दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चला। इजराइल से हमने हथियार खरीदा, ईरान से हमने तेल खरीदा, दोनों से हमारे रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब जब युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में ईरान के सबसे पॉपुलर नेता आया खामनोई की मौत हो गई है, 160 से अधिक बच्चे जो हैं वो इस युद्ध का शिकार बने हैं, तब दिल्ली का नपातुला बर्ताव कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। वो सवाल पूछ रहा है कि भारत किधर है? क्या जिस तरह खामनोई को मारा गया, भारत उसे सही मानता है या गलत? 160 बच्चों की मौत पर भारत का नजरिया क्या है? वैसे भारतीयों के नजरिए की बात की जाए तो इजराइल को लेकर हमेशा से दो नजरिया रहा है। राइट विंग इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, लेफ्ट और जो बाकी थे वो हमेशा ईरान के करीब रहे, या एंटी इजराइल आप कह सकते हैं वो रहे। लेकिन अब युद्ध के बीच में ये भारत का बदला हुआ रवैया क्या भारत की नई पॉलिसी है या वक्त की नज़ाकत को देखते हुए भारत की ज़रूरत? ये सवाल सबके मन में है। सवाल ये भी है कि ईरान जिसके साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, क्या अब वो रिश्ते नए सिरे से डिफाइन हो रहे हैं, या फिर क्योंकि कश्मीर के मसले पर खामनोई बीते कई सालों में कई बार एंटी इंडिया स्टैंड ले चुके हैं, ऐसे में इंडिया अब उसको लेकर खामोशी अख्तियार कर रहा है? वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमले से ठीक पहले इजराइल में होना क्या केवल इत्तेफाक था, या फिर इंडिया ने पुरानी सोच को किनारे रखकर ऐसी राह पकड़ ली है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों का पैमाना सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखा जाएगा? क्या ईरान के अलावा खाड़ी के जो बाकी देश हैं उनके साथ जो हमारे मजबूत बिजनेस वाले रिश्ते हुए हैं, उसकी वजह से इंडिया खामोश है? बहुत सारे सवाल हैं जो भारत के स्टैंड को लेकर आज दुनिया के मन में हैं, और आज इस वीडियो में उन सवालों को आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब शुरुआत करते हैं भारत और ईरान को लेकर। भारत और ईरान का रिश्ता जो रहा है वो केवल पॉलिटिकल नहीं रहा है, दरअसल हजारों साल पुराना भाईचारा है। हमारी सभ्यता से लेकर मुगलों के दौर तक ईरान का असर हमारे खाने पीने से लेकर हमारी कला तक में दिखता है। जैसे आज जो पुलाव या समोसा हम खाते हैं वो ईरान की देन है। इनफैक्ट हमारी भाषा पर भी ईरान का असर है। चाहे वो आराम शब्द हो, ज़मीन हो, बाजार हो, ये रोज़ बोले जाने वाले शब्द फारसी शब्द हैं जो ईरान से आए हैं। आज़ादी के बाद तेल की ज़रूरतों और ख़ास अहमियत की वजह से दोनों देश हमेशा करीब रहे। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, उसके बाद भी ये रिश्ता टूटा नहीं। इसी ऐतिहासिक दोस्ती को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक नया आधुनिक मोड़ दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सोच का नतीजा था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई गहराई दी। इसी दौरान चाबहार पोर्ट की नींव रखी गई। ये बंदरगाह भारत के लिए ज़रूरी था क्योंकि ये पाकिस्तान को छोड़कर सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का आसान रास्ता दिखाता है। ईरान के अंदर भारत के बनाए हुए अस्पताल भी हैं, यानी कांग्रेस से लेकर बीजेपी के दौर में हमेशा ईरान हमारा एक मजबूत पार्टनर रहा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में जब अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है, तब सवाल जो हैं वो ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि भारत किधर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर वो किधर हैं? अब आया अली खामनोई पर खामोशी को क्या उनके पुराने स्टैंड से भी जोड़ा जा सकता है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है भारत की खामोशी को लेकर। ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामनोई ने पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसे बयान दिए जिन्हें भारत ने अपने अंदरूनी मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना। खामनोई अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, सोशल मीडिया पर कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन जैसे युद्ध वाले इलाके से करते रहे। यहाँ ईरान का पक्ष ये रहा कि वे खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों का रक्षक और नेता मानते हैं, इसलिए वे ऐसे मुद्दों पर बोलना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। उनके लिए कश्मीर का मसला धार्मिक रहा। हालांकि उनका ये रुख तब और कड़ा हो गया जब भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया। भारत के लिए ईरान का ये दोहरा रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल था बीते कुछ सालों में, क्योंकि एक तरफ ईरान व्यापारिक फायदे चाह रहा था, दूसरी तरफ वो कश्मीर को लेकर वो बयान दे रहा था जो भारत बर्दाश्त नहीं कर रहा था। भारत ने कई बार इसका विरोध भी किया और ये भी साफ किया था कि किसी भी विदेशी नेता का हमारे घर के मामलों में बोलना सही नहीं है, उन्हें कोई हक नहीं है। अब कई जानकार ये मानते हैं कि खामनोई का वो जो स्टैंड था उसने भारत को उनके प्रति अपना रवैया सख्त करने पर मजबूर कर दिया। भारत की खामोशी के पीछे क्या खामनोई का एंटी इंडिया कश्मीर को लेकर जो स्टैंड था वो भी जिम्मेदार हो सकता है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको ऐसी ही बड़ी खबरें और आसान भाषा में विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध
ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका, एक कहानी के रूप में पूरा घटनाक्रम। साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए सामान्य दिखाई दे रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, लेकिन मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में धीरे धीरे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। इस कहानी की जड़ें आज की नहीं थीं, ये संघर्ष कई दशकों पुराना था। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी लगभग 40 साल से चली आ रही थी। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया था। ईरान का कहना था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, जबकि इजराइल को लगता था कि ईरान उसे दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन था। अमेरिका के लिए इजराइल मध्य पूर्व में उसका सबसे मजबूत सहयोगी था। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना एक अलग नेटवर्क बना लिया था, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और कई अन्य मिलिशिया संगठन शामिल थे। दुनिया कई सालों तक इस टकराव को बस एक छाया युद्ध यानी शैडो वॉर के रूप में देखती रही। कभी साइबर हमले होते, कभी गुप्त ऑपरेशन, कभी वैज्ञानिकों की हत्या, तो कभी समुद्र में जहाज़ों पर हमला। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। 2025 के अंत में इजराइल को खुफिया जानकारी मिली कि ईरान बहुत तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के बीच कई गुप्त बैठकें हुईं। इन बैठकों में एक योजना तैयार की गई। योजना का नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ढांचे को एक ही झटके में कमजोर कर देना। 28 फरवरी 2026 की रात तेहरान के आसमान में सब कुछ शांत था। लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक रात के करीब 2 बजे आसमान में तेज आवाज गूंजी। इजराइल के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान ईरान के अंदर घुस चुके थे। कुछ ही मिनटों में कई मिसाइलें ईरान के सैन्य ठिकानों पर गिरने लगीं। तेहरान, इस्फहान और नतांज के आसपास विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य थे परमाणु अनुसंधान केंद्र, मिसाइल उत्पादन कारखाने, रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय और कई सैन्य एयरबेस। दुनिया को जब तक कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस हमले में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई जिस सरकारी परिसर में बैठक कर रहे थे, वही परिसर भी मिसाइल हमले की चपेट में आ गया। कुछ घंटों बाद खबर फैली कि खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये खबर ईरान के लिए एक झटके से कम नहीं थी। तेहरान की सड़कों पर गुस्सा भड़क उठा। ईरान की संसद और सैन्य नेतृत्व ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। ईरान के नए सैन्य कमांडरों ने साफ घोषणा कर दी कि ये युद्ध है और इसका जवाब दिया जाएगा। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने अपना जवाब शुरू कर दिया। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। इनका लक्ष्य था इजराइल के सैन्य ठिकाने, अमेरिका के बेस और मध्य पूर्व में अमेरिकी सहयोगी देश। तेल अवीव के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम लगातार मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए हमलों को पूरी तरह रोकना आसान नहीं था। कुछ मिसाइलें शहर के अंदर भी गिरी। इसी दौरान एक दुखद घटना ने दुनिया को और ज्यादा डरा दिया। एक मिसाइल एक प्राथमिक स्कूल के पास गिरी, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने युद्ध को और भयानक बना दिया। अब ये सिर्फ सैन्य ठिकानों का युद्ध नहीं रहा था, इसमें आम लोग भी मारे जा रहे थे। दुनिया भर में तनाव फैल गया। तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व से निकालना शुरू कर दिया। अब सवाल उठने लगा, क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? अगर रूस, चीन या नेटो सीधे इसमें कूद पड़ते तो ये सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। लेकिन उस समय तक ज्यादातर देश स्थिति को देखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। रूस ने कहा कि वो ईरान के साथ है, लेकिन उसने सीधे सैन्य हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की। चीन ने शांति की अपील की, लेकिन साथ ही ईरान को आर्थिक समर्थन देने के संकेत दिए। यूरोप के कई देश इजराइल के साथ थे, लेकिन वे भी युद्ध को ज्यादा फैलने से रोकना चाहते थे। इस तरह कुछ ही दिनों में पूरा मध्य पूर्व एक ज्वालामुखी की तरह बन गया। कोई नहीं जानता था कि अगला विस्फोट कहाँ होगा, और दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से लौटना शायद संभव नहीं था।
मिडिल ईस्ट का महायुद्ध, ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका, एक कहानी के रूप में पूरा घटनाक्रम। साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए सामान्य दिखाई दे रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, लेकिन मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में धीरे धीरे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। इस कहानी की जड़ें आज की नहीं थी, ये संघर्ष कई दशकों पुराना था। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी लगभग 40 साल से चली आ रही थी। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया था। ईरान का कहना था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, जबकि इजराइल को लगता था कि ईरान उसे दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन था। अमेरिका के लिए इजराइल मध्य पूर्व में उसका सबसे मजबूत सहयोगी था। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना एक अलग नेटवर्क बना लिया था, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और कई अन्य मिलिशिया संगठन शामिल थे। दुनिया कई सालों तक इस टकराव को बस एक छाया युद्ध यानी शैडो वॉर के रूप में देखती रही। कभी साइबर हमले होते, कभी गुप्त ऑपरेशन, कभी वैज्ञानिकों की हत्या, तो कभी समुद्र में जहाज़ों पर हमला। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। 2025 के अंत में इजराइल को खुफिया जानकारी मिली कि ईरान बहुत तेज़ी से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के बीच कई गुप्त बैठकें हुईं। इन बैठकों में एक योजना तैयार की गई। योजना का नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ढांचे को एक ही झटके में कमजोर कर देना। 28 फरवरी 2026 की रात तेहरान के आसमान में सब कुछ शांत था। लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक रात के करीब 2 बजे आसमान में तेज आवाज गूंजी। इजराइल के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान ईरान के अंदर घुस चुके थे। कुछ ही मिनटों में कई मिसाइलें ईरान के सैन्य ठिकानों पर गिरने लगीं। तेहरान, इस्फहान और नतांज के आसपास विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य थे परमाणु अनुसंधान केंद्र, मिसाइल उत्पादन कारखाने, रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय और कई सैन्य एयरबेस। दुनिया को जब तक कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस हमले में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई जिस सरकारी परिसर में बैठक कर रहे थे, वही परिसर भी मिसाइल हमले की चपेट में आ गया। कुछ घंटों बाद खबर फैली कि खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये खबर ईरान के लिए एक झटके से कम नहीं थी। तेहरान की सड़कों पर गुस्सा भड़क उठा। ईरान की संसद और सैन्य नेतृत्व ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। ईरान के नए सैन्य कमांडरों ने साफ घोषणा कर दी कि ये युद्ध है और इसका जवाब दिया जाएगा। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने अपना जवाब शुरू कर दिया। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। इनका लक्ष्य था इजराइल के सैन्य ठिकाने, अमेरिका के बेस और मध्य पूर्व में अमेरिकी सहयोगी देश। तेल अवीव के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम लगातार मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए हमलों को पूरी तरह रोकना आसान नहीं था। कुछ मिसाइलें शहर के अंदर भी गिरी। इसी दौरान एक दुखद घटना ने दुनिया को और ज्यादा डरा दिया। एक मिसाइल एक प्राथमिक स्कूल के पास गिरी, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने युद्ध को और भयानक बना दिया। अब ये सिर्फ सैन्य ठिकानों का युद्ध नहीं रहा था, इसमें आम लोग भी मारे जा रहे थे। दुनिया भर में तनाव फैल गया। तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व से निकालना शुरू कर दिया। अब सवाल उठने लगा, क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? अगर रूस, चीन या नेटो सीधे इसमें कूद पड़ते तो ये सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। लेकिन उस समय तक ज्यादातर देश स्थिति को देखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। रूस ने कहा कि वो ईरान के साथ है, लेकिन उसने सीधे सैन्य हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की। चीन ने शांति की अपील की, लेकिन साथ ही ईरान को आर्थिक समर्थन देने के संकेत दिए। यूरोप के कई देश इजराइल के साथ थे, लेकिन वे भी युद्ध को ज्यादा फैलने से रोकना चाहते थे। इस तरह कुछ ही दिनों में पूरा मध्य पूर्व एक ज्वालामुखी की तरह बन गया। कोई नहीं जानता था कि अगला विस्फोट कहाँ होगा।
और दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से लौटना शायद संभव नहीं था। तेहरान पर हुए हमले के बाद ईरान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सड़कों पर गुस्सा था, मस्जिदों में भाषण हो रहे थे और हर जगह एक ही नारा सुनाई दे रहा था, इंतकाम लिया जाएगा। ईरान की सेना, जिसे दुनिया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम से जानती है, तुरंत सक्रिय हो गई। रात के अंधेरे में ईरान के कई मिसाइल बेस खुल गए। पहाड़ों के अंदर बने गुप्त बंकरों से विशाल बैलिस्टिक मिसाइलें बाहर निकाली गई। कमांड सेंटर में जनरल खड़े थे। स्क्रीन पर नक्शे चमक रहे थे। लाल बिंदुओं से चिन्हित थे लक्ष्य, इजराइल के एयरबेस, अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खाड़ी में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत और कुछ रणनीतिक बंदरगाह। कुछ ही मिनटों में आदेश दिया गया, फायर, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। सैकड़ों मिसाइलें एक साथ आसमान में उठीं। उनकी आग से रात का आसमान लाल हो गया। कुछ मिसाइलें सीधे इजराइल के तेल अवीव और हाइफा की दिशा में गईं। इजराइल ने तुरंत अपने रक्षा सिस्टम सक्रिय कर दिए। आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग लगातार मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने लगे। लेकिन इतने बड़े हमले में कुछ मिसाइलें बच निकलती हैं। हाइफा के पास एक औद्योगिक क्षेत्र में जोरदार विस्फोट हुआ। तेल के टैंक जलने लगे। आसमान में धुएं के काले बादल उठ गए। इसी दौरान ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने सहयोगी संगठनों को भी सक्रिय कर दिया। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर हजारों रॉकेट दाग दिए। गाजा में हमास के लड़ाके भी सक्रिय हो गए। कुछ ही घंटों में इजराइल 3 दिशाओं से हमलों का सामना कर रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ईरान ने फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। कतर, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी बेसों की ओर मिसाइलें दागी रहीं। बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना का बड़ा अड्डा अचानक अलार्म से गूंज उठा। सैनिक दौड़ते हुए बंकरों में जाने लगे। कुछ मिसाइलें समुद्र में गिर गईं, लेकिन कुछ ने बेस के पास विस्फोट कर दिया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रही थी। अब इसमें अमेरिका भी पूरी तरह शामिल हो चुका था। दुनिया के कई देशों में चिंता फैल गई। तेल के जहाज़ों का रास्ता बदल दिया गया, क्योंकि ईरान ने एक और धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर युद्ध जारी रहा तो वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती थी। उसी समय दुनिया के बड़े देश अपनी अपनी रणनीति बना रहे थे। अमेरिका ने तुरंत अपने और सैनिक भेजने शुरू कर दिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत फारस की खाड़ी की ओर बढ़ने लगे। इन युद्धपोतों के साथ दर्जनों फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम थे। दूसरी तरफ रूस ने इस स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूस ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता है तो ये क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ देगा। चीन ने भी चिंता जताई। चीन के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चीन की ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान और मध्य पूर्व से आता है। इसलिए चीन चाहता था कि युद्ध ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ज़मीन पर हालात तेज़ी से बिगड़ रहे थे। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके फाइटर जेट लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे। ईरान के कई मिसाइल डिपो और रडार स्टेशन नष्ट कर दिए गए। तेहरान के पास कई सरकारी इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। शहर में बिजली कई जगह बंद हो गई। लोगों में डर फैल गया। इसी दौरान एक दुखद खबर दुनिया भर में फैल गई। एक मिसाइल एक स्कूल के पास गिरी, जिससे कई बच्चे मारे गए। ये घटना किसकी मिसाइल से हुई, इस पर अलग अलग दावे किए गए। कुछ ने कहा ये ईरान की मिसाइल थी, कुछ ने कहा ये इंटरसेप्शन के दौरान गिरी। लेकिन इससे युद्ध का माहौल और ज़्यादा भड़क गया। अब ये सिर्फ रणनीतिक लड़ाई नहीं रही थी, अब इसमें भावनाएं, बदला और राजनीति सब शामिल हो चुकी थी। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर ये सब देख रही थी और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, युद्ध और भी खतरनाक होता जा रहा था। मध्य पूर्व का आसमान अब लगभग हर रात आग से भर जाता था। तेल अवीव, तेहरान, हाइफा और कई खाड़ी शहरों में सायरन बजते रहते थे। लोग रात में बंकरों में सोने लगे थे, लेकिन असली डर अभी सामने आना बाकी था। इजराइल का बड़ा हमला। लगातार मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने फैसला किया कि केवल रक्षा करने से काम नहीं चलेगा। इजराइल की सैन्य कमान ने एक बड़ा ऑपरेशन तैयार किया। इसका उद्देश्य था
ईरान के मिसाइल बेस, ड्रोन फैक्ट्री और सैन्य कमांड सेंटर को पूरी तरह नष्ट करना। एक रात अचानक कई स्टेल्थ फाइटर जेट ईरान की सीमा के अंदर घुस गए। ये जेट इतने आधुनिक थे कि कई रडार उन्हें पकड़ ही नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी शुरू हो गई। इस्फहान और तबरीज के पास स्थित कई मिसाइल गोदामों में बड़े बड़े विस्फोट हुए। तेहरान के पास एक सैन्य कमांड सेंटर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इन हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता को बड़ा झटका लगा, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान की नई रणनीति। ईरान ने समझ लिया था कि सीधे मुकाबले में उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने युद्ध को कई दिशाओं में फैलाना शुरू कर दिया। ईरान ने अपने सहयोगी समूहों को और सक्रिय कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर लगातार रॉकेट दागने शुरू कर दिए। गाजा में भी हमले तेज हो गए। सीरिया और इराक में मौजूद कई मिलिशिया समूहों ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे युद्ध का क्षेत्र और बड़ा हो गया। समुद्र में तनाव। फारस की खाड़ी और लाल सागर में भी तनाव बढ़ गया। ईरान की नौसेना ने कई जगह युद्धपोत तैनात कर दिए। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि ईरान ने समुद्री रास्तों में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की। इससे तेल के जहाज़ों और व्यापारिक जहाज़ों के लिए खतरा बढ़ गया। दुनिया के कई देशों ने अपने जहाज़ों को वैकल्पिक रास्तों से भेजना शुरू कर दिया। परमाणु हथियार का डर। युद्ध के दौरान सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं ये परमाणु संघर्ष में न बदल जाए। इजराइल को परमाणु हथियार रखने वाला देश माना जाता है, हालांकि वो आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करता। दूसरी तरफ ईरान पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी भी पक्ष ने परमाणु हथियार का उपयोग किया होता तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होता। इसी कारण दुनिया के कई बड़े देश लगातार युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे थे। कूटनीतिक प्रयास। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। कई देशों ने युद्ध विराम की मांग की। यूरोप के कई नेता मध्य पूर्व के नेताओं से बातचीत करने लगे। चीन और रूस ने भी शांति वार्ता का समर्थन किया। दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये युद्ध यहीं रुक जाएगा या और भयानक रूप लेगा? दुनिया का डर। युद्ध के चलते लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई शहरों में अस्पतालों में घायलों की भीड़ बढ़ गई। बच्चे, बुजुर्ग और आम नागरिक इस संघर्ष का सबसे बड़ा दर्द झेल रहे थे। दुनिया के टीवी चैनल लगातार यही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? उम्मीद की किरण। इतनी तबाही के बीच भी एक उम्मीद थी। दुनिया के कई देश ये समझते थे कि अगर ये युद्ध और बढ़ा तो इसका नुकसान पूरे विश्व को होगा। इसलिए लगातार शांति की कोशिशें जारी थीं, क्योंकि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोकना बहुत कठिन।